हाय गाइज, सिनेमैटिक रिएक्शंस के एक और वीडियो में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे द नाइट मैनेजर पार्ट 2 के एपिसोड 1 और 2 के बारे में। इस सीरीज के क्रिएटर्स है संदीप मोदी और इसमें लीड में है आदित्य रॉय कपूर, अनिल कपूर, शोभिता धुलीपाला, तिलोत्तमा शोम जैसी स्टार्स। इसके पहले पार्ट्स की वीडियोस हमने बना रखी है। अगर आपने उन्हें अभी तक देखा नहीं है तो मैंने उनकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, आप वहां से उन्हें देख सकते हो। तो चलिए शुरुआत करते हैं एपिसोड 1 की। एपिसोड 1 की शुरुआत में फर्स्ट पार्ट का रिवाइज किया जाता है, जिसमें हमें बताया गया था कि शैली ने अब शान को अपनी नई कंपनी का सीईओ बना दिया है और उसका नाम आज से अभिमन्यु माथुर है। अब शैली अभिमन्यु से कहता है कि आज से मैं तुम्हें मेरे कुछ इन्वेस्टर्स से मिलाऊंगा, उन्हें तुम अपनी कंपनी में इन्वेस्ट करने के लिए कहोगे। मैं तो बस उन्हें तुम्हारा इंट्रो कराऊंगा। मैं उन्हें कहूंगा कि यह है अभिमन्यु माथुर और इसके पास एक ब्रिलियंट आइडिया है और ये एक एग्रीकल्चरल हार्डवेयर प्रोड्यूसर है और अगर आप इसकी कंपनी में इन्वेस्ट करोगे तो तुम्हें सिर्फ 4 महीने में डबल प्रॉफिट मिलेगा। वो यही समझेंगे कि हमारी इन्वेस्टमेंट एक एग्रीकल्चरल कंपनी में जा रही है, लेकिन हम इन पैसों को किसी और चीज़ में लगाएंगे। यहाँ शान पूछता है कि लेकिन वो अगर मुझे पहचान गए तो? तभी शैली उसे इंटरनेट पे उसकी प्रोफाइल दिखाता है। शैली ने अपनी साइबर टीम की हेल्प से उसका और उसकी कंपनी का एक पोर्टफोलियो बना रखा था। ये देखकर शान हैरान हो जाता है। तभी इनकी बातचीत के बीच कावेरी आ जाती है। उसे भी शैली बताता है कि आज से ये अभिमन्यु माथुर है, शान नहीं, और अब से ये हमारा बिजनेस पार्टनर है। यहाँ ताहा भी आ जाता है। ताहा वापस जा रहा था। कावेरी चाहती थी कि शैली ताहा को एयरपोर्ट तक छोड़ने जाए, लेकिन शैली अभिमन्यु से कहता है कि तुम तैयार हो जाओ, हमें अभी तुरंत एक मीटिंग करने जाना है। अब सीन शिफ्ट होता है लिपिका के पास। उसे मिलने के लिए शैली का लॉयर जेवी आया है। यहाँ जेवी कहता है कि और क्या क्या करना पड़ेगा मुझे मेरे बेटों को छुड़वाने के लिए। तभी लिपिका उसे शान ने दी हुई लिस्ट देती है। इसमें कुछ वेपन्स के नाम थे, बट वो कोड वर्ड्स में थे और इन्हें डिकोड करने के लिए लिपिका ने जेवी को मिलने के लिए बुलाया है। अब सीन शिफ्ट होता है शैली और कावेरी पर। ये दोनों एक दूसरे से फोन पर बात कर रहे थे। कावेरी शैली से पूछते है कि आखिर तुम काम क्या करते हो। शैली कहता है कि यह बात तुम्हें बताना जरूरी नहीं है। कावेरी के मन में शान ने शक भर दिया था कि शैली वेपन्स भेजता है, इसीलिए वो शैली से उसके काम के बारे में पूछती है। कावेरी कहती है कि तुम मुझसे बातें छुपाते हो, तुम मुझे सब कुछ नहीं बताते। इस पर शैली कहता है कि तुमने भी मुझसे छुपाया है कि तुम्हारा एक बेटा भी है, जिसे तुम पैसे भेजती रहती हो। ये सुनकर कावेरी काफी ज्यादा टेंशन में आ जाती है। वो सोचती है कि कहीं शैली मेरे बेटे को कोई नुकसान ना पहुंचा दे, जो मेरी माँ के साथ रहता है। कावेरी काफी ज्यादा डर जाती है और सीधा अभिमन्यु के पास जाती है और उसे बता देती है कि मेरा एक बेटा है जिसका नाम है आहन। अभी पूछता है कि तुम मुझसे क्या चाहती हो। कावेरी उसे बिना बताए उसके करीब आने की कोशिश करती है, लेकिन अभी उसे वापस भेज देता है। अगले दिन शैली अभिमन्यु के लिए कुछ नए ड्रेस बनवाता है। तभी यहाँ ब्रिजपाल भी आ जाता है। उसे देखकर शैली कहता है कि आज हमें हमारा नया सीईओ किसी अच्छी जगह पर लेके जाएगा। यहाँ जयू अभी को एक लिमिटलेस कार्ड देता है। अगले सीन में लिपिका दानी से मिलती है और यहाँ लिपिका दानी से कहती है कि शैली मिडिल ईस्ट से बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट ले रहा है, जिसकी मदद से वो और भी ज्यादा हथियार बनाएगा। ये सब लिपिका को शान ने भेजे डॉक्यूमेंट से पता चला था। यहाँ इन्हें पता चलता है कि रियाज में शैली ने इंद्रधनुष को कॉल किया था, जो कि एक इंडियन है, और उसकी कॉल को उन्होंने ट्रेस कर लिया था और इन्हें थोड़ा बहुत अंदाजा हो गया था कि इंद्रधनुष कौन है। इसीलिए वो इन सभी डॉक्यूमेंट्स को लेके यूनियन सेक्रेटरी के पास जाते हैं, जिसे वो बताते हैं कि हमारे पास डिटेल्स है, जिससे ये पता चलता है कि हमारा सीनियर मित्तल शैली से मिला हुआ है। इस पर सेक्रेटरी कहती है कि मुझे थोड़ा टाइम दो, मैं इसकी जड़ तक पहुंचती हूँ। इन दोनों के जाते ही वो ये सब मित्तल को बता देती है। अगले सीन में अभिमन्यु सभी को एक होटल में खाना खाने के लिए लेके जाता है, लेकिन यहाँ पर ब्रिजपाल काफी ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा था। वो इस बात से गुस्सा था कि दोस्त होते हुए भी शैली ने मुझे उसकी कंपनी से धक्के मार कर निकाल दिया और मेरे बदले शान को नया सीईओ बना दिया। विजय का ऐसा बिहेवियर देखकर शैली उसे कहता है कि तुम हमारे साथ बिजनेस मीटिंग पर नहीं चलोगे। ये सुनकर विजय रुक जाता है, लेकिन तभी वो एंजेलो को कॉल करता है और उसे एक काम देता है। यहाँ से शैली और अभिमन्यु दुबई पहुंचते हैं। यहाँ की एक होटल में कुछ रूम्स अभिमन्यु के नाम पर बुक किए गए थे। यहाँ इन पर कोई नजर रख रहा था। अगली सुबह शैली अभिमन्यु से कहता है कि आज हमारी बरगाती के साथ मीटिंग है, और तभी इंद्रधनुष की शैली को कॉल आती है। यहाँ इंद्रधनुष शैली को बता देता है कि तुम्हारी टीम में कोई गद्दार मौजूद है,
ये सुनकर शैली वापस आ जाता है और अभिमन्यु को कहता है कि बरगाती के साथ हमारी मीटिंग आज नहीं कल होगी, लेकिन आज तुम कावेरी को शॉपिंग पर लेके जाओ। अभी के जाने के बाद शैली जयू को कहता है कि हमारे अंदर कोई गद्दार है और दूसरी जगह अभिमन्यु कावेरी को शॉपिंग पर ले जाने के बजाय उसके साथ रोमांस करने लगता है। अगले सीन में शैली और जयू एक एयरपोर्ट पर पहुंचते हैं। वहां वो जेवी से मिलते हैं। उसे ये दोनों पिक कर लेते हैं। शैली जेवी को एक पेपर पर कुछ लिखने को कहता है। यहाँ जेवी जयू के बताए कुछ वेपन्स के नाम लिखता है। इंद्रधनुष ने शैली को बताया था कि तुम्हारे में से किसी ने हमारे डिपार्टमेंट को कुछ अंदर की डिटेल्स दी है। इंद्रधनुष ने कुछ पेपर शैली को भेजे थे। उनकी हैंडराइटिंग और जेवी की हैंडराइटिंग को शैली मिलाता है। हैंडराइटिंग सेम होने की वजह से शैली जेवी को बिना कुछ सोचे मार देता है। जेवी को मारने के बाद शैली सीधा होटल जाता है और कावेरी से मिलता है। शैली के कॉलर पर खून देखकर कावेरी बहुत ज्यादा डर जाती है। उसे उसकी जान खतरे में लगती है और वो अभी को कॉल करती है और कुछ नहीं बोलने को कहती है। वो बस उसको महसूस करती है। अगले दिन शैली और अभिमन्यु बरगाती के साथ मीटिंग करने जाते हैं। यहाँ अभिमन्यु के नाम पर जो कंपनी थी उसका नाम था प्योरवेज एग्रोटेक। यहाँ बरगाती को अभिमन्यु बहुत ही अच्छी तरीके से कन्विंस कर लेता है। वो कहता है कि अगर आप हमारी कंपनी में इन्वेस्ट करोगे तो आपको आने वाले 4 महीने में 100% प्रॉफिट होगा। बरगाती अभिमन्यु की कंपनी में इन्वेस्ट करने के लिए मान जाता है और वो अभी के कॉन्फिडेंस से काफी ज्यादा खुश होता है। अब यहाँ अभिमन्यु का एक बैंक में अकाउंट ओपन होता है जिसमें बरगाती अपने पैसों को ट्रांसफर कर देता है। ये बैंक अभिमन्यु की आंखों की रेटिना से स्कैन हो सकता था। इधर इंडिया में मित्तल दानिश और लिपिका से मिलता है और उन्हें कहता है कि मैं ही हूँ इंद्रधनुष। तुम्हें क्या लगता है कि मैं शैली से पैसे ले रहा हूँ या उसका पार्टनर हूँ? मैं उसका पार्टनर नहीं हूँ। हमें शैली जैसे लोगों की जरूरत होती है। जब हमारे गवर्नमेंट को कुछ इलीगल काम करना होता है तो हम शैली जैसे लोगों का इस्तेमाल करते हैं जिससे हमारे हाथ गंदे नहीं होते। वो एक टिश्यू पेपर की तरह है। यहाँ दानिश कहता है कि जहरीले सांप को दूध पिलाने पर वो मौका देखते ही आपको भी काट लेगा। इंद्रधनुष कहता है कि तुम उस पर ध्यान मत दो और मुझे शाम तक उन सभी एजेंट्स के नाम दो जिन्हें तुमने शैली पर नजर रखने को कहा है। बाहर आने पर दीपिका को सारंग का कॉल आता है जो अभी दुबई में है और वो शान पर नजर रख रहा है। वो कहता है कि मैम, एक बहुत अहम खबर है और आपको अभी के अभी शान से बात करनी होगी। अब अभिमन्यु और शैली दुबई पोर्ट पर आते हैं जहाँ कुछ अफ्रीकन मौजूद थे। यहाँ शैली अभी से कहता है कि तुम देखना नहीं चाहोगे कि तुमने क्या खरीदी किया है। अभी वहाँ कुछ हथियारों को देखता है जिन्हें शैली ने बरगाती के पैसों से खरीदा है। यहाँ उन पैसों को ट्रांसफर करके सारे हथियारों को ट्रांसफर किया जाता है। यहाँ अभी शैली से पूछता है कि वो हथियार कहाँ जा रहे हैं, लेकिन शैली यहाँ उसे कुछ नहीं कहता। यहाँ शैली अभी से कहता है कि अगले 24 घंटों में तुम्हारे पास इतने वेपन्स होंगे जिनसे तुम कहीं पर भी वॉर शुरू कर सकते हो। ये जानकर तुम्हें कैसा लग रहा है? तो अभी कहता है कि बहुत अच्छा लग रहा है। जिंदगी में पहली बार ऐसा लग रहा है कि मैं वहाँ हूँ जहाँ मुझे होना चाहिए। इसके बाद अभी वापस होटल में अपने रूम में आता है जहाँ सारंग उसका इंतजार कर रहा था। सारंग उसे कावेरी और उसके रोमांस की वीडियो बताता है। वो अभी से कहता है कि तुम तो मिशन पर आए थे ना, लेकिन तुम्हें देखकर ऐसा लग रहा है कि तुम यहाँ पर रोमांस कर रहे हो। यहाँ सारंग अभी की बात लिपिका से करवाता है। वो अभी से कहती है कि तुम मिशन को अबॉर्ट करो और जल्दी इंडिया वापस आ जाओ। लिपिका को मित्तल ने कहा था कि मुझे तुम्हारे एजेंट्स की लिस्ट चाहिए और मित्तल उस लिस्ट को शैली को देने वाला है। इसकी वजह से अभिमन्यु की जान जा सकती थी और लिपिका चाहती थी कि ऐसा ना हो, इसलिए वो अभी को वापस बुला रही थी। अभी कहता है कि ठीक है, मैं थोड़ी देर में आता हूँ। अब सारंग अभी का इंतजार नीचे बैठकर करता है। तभी अभी शैली से जाके कहता है कि कुछ लोग हमारे ऊपर नजर रख रहे हैं और वो अभी होटल के नीचे बैठे हुए हैं। यहाँ शैली अपने आदमी से कंफर्म करता है और वो भी बताता है कि हाँ, कुछ लोग मौजूद है। ये जानकर शैली जल्दी से अपने लोगों को लेके यहाँ से निकल जाता है। यहाँ सारंग अपने आदमी के साथ मिलके अभी को रोकने की कोशिश करता है, लेकिन वो यहाँ से चला जाता है और इसी के साथ ये एपिसोड खत्म हो जाता है। अब सेकेंड एपिसोड की शुरुआत में शैली और अभी अपने जेट में कहीं जा रहे थे। यहाँ शैली टेंशन में था। वो सोच रहा था कि आखिर किसने हमारे वेपन्स की लिस्ट इंडिया में पहुंचाई है। उसे जयू और विजय पर शक हो रहा था, लेकिन वो श्योर नहीं था। लेकिन उसे जयू पर कुछ ज्यादा ही शक हो रहा था। वो एक जगह पर लैंड करते हैं जहाँ जेफरी उनका इंतजार कर रहा था। यहाँ इन सबके फोन्स ले लिए जाते हैं।
और यहाँ शैली अभी के साथ अलग गाड़ी में जाता है, लेकिन वो जयू को दूसरी गाड़ी में भेजता है। अब वो यहाँ से रुंगटा ऑयल फील्ड में पहुँचते हैं। यहाँ पर इनसे डील करने के लिए एक पार्टी आने वाली थी, लेकिन यहाँ पर ऑयल के बजाय हर जगह पर हथियार ही हथियार थे। अभी यहाँ कहता है कि खुले में ये सब कर रहे हो, कोई प्रॉब्लम नहीं होती क्या? शैली कहता है नहीं, ये एक सैटेलाइट डेड जोन एरिया है। अब यहाँ अभी से जयदेव पाटिल मिलता है। वो उसके साथ आर्मी में था और अब वो शैली के साथ काम कर रहा था। ये दोनों एक दूसरे को मिलकर काफी खुश होते हैं। यहाँ जयू कहता है कि चलो पार्टी करते हैं, लेकिन शैली उसे डांटता है और कहता है कि हम यहाँ पर डील करने के लिए आए हैं। यहाँ उसे जयू पर काफी ज्यादा शक हो रहा था। अगले सीन में लिपिका मित्तल को उन सारे एजेंट्स की लिस्ट देती है जिन्हें उसने शैली के पीछे लगाया था, लेकिन वो शान का नाम नहीं बताती। लेकिन मित्तल को पता था कि लिपिका ने अभी तक उसे उस एजेंट का नाम नहीं बताया है जिसने शैली के प्राइवेट ऑफिस से उन सभी कोर्ट्स की फोटोज ली थी। यहाँ वो लिपिका और दानिश को सस्पेंड कर देता है। यहाँ वो कहता है कि एक कमेटी तुम्हारे ऊपर एक्शन लेगी और पूछताछ करेगी कि तुमने फंड्स को कहाँ कहाँ यूज किया और कॉरपोरेट नहीं किया। यहाँ लिपिका को सारंग का कॉल आता है और वो कहता है कि शैली का जेट दुबई से निकला तो है, लेकिन कहाँ गया है ये पता नहीं है। और शान को देखकर लगता है कि उसने शैली से हाथ मिला लिया है। अगले सीन में रात के वक्त कुछ गाड़ियां रुंगटा ऑयल की तरफ आती है। यहाँ पर शैली ने वेपन्स की प्रदर्शनी लगा रखी थी। ये म्यांमार के डीलर्स थे। वो उन्हें हेडफोन्स देकर अभिमन्यु को प्रेजेंटेशन करने को कहता है। इन हेडफोन्स के जरिए इन डीलर्स को अभी की हिंदी प्रेजेंटेशन उनके लैंग्वेज में उन्हें सुनाई देगी। इसके बाद शो शुरू हो जाता है और शैली अपने हथियारों को इन डीलर्स के सामने प्रेजेंट करता है। सबके सब हथियार एडवांस्ड थे जो 2 मिनटों में तबाही मचा सकते थे। कोई भी चीज इनके सामने टिक नहीं सकती थी और इससे दुश्मन चंद मिनटों में घुटने टेक देगा। यह हथियार किसी के भी पास हो उसके लिए जंग जीतना मुश्किल नहीं होगा। ये सारे वेपन्स इन लोगों को काफी पसंद आते हैं। अगले दिन ये तेरे सप्लाई के लिए निकल जाते हैं। अभिमन्यु हर ट्रक को गौर से देख रहा था। तभी यहाँ पर शैली आ जाता है और अभी को लेके चला जाता है। यहाँ अभिमन्यु कहता है कि हम प्रेजेंटेशन इंग्लिश में भी दे सकते थे, लेकिन हमने प्रेजेंटेशन हिंदी में दी। इसका मतलब हमारा कोई पड़ोसी भी इस प्रेजेंटेशन को सुन रहा था। इस पर शैली कुछ नहीं कहता, लेकिन अभी को एक जगह पर ले आता है जहाँ पर एक आदमी इनसे मिलता है। कल इस आदमी ने भी इस शो को देखा था। वो शैली से वो सभी हथियारों को खरीदने वाला था। इसके लिए वो म्यांमार के जनरल से भी ज्यादा पैसे देने के लिए तैयार था। इसकी बातें सुनकर शैली कहता है कि मेरा मूड बन गया तो मैं तुमसे बात करूंगा। यहाँ अभी पूछता है कि ये सभी हथियार आप कहाँ यूज करने वाले हो? तो वो आदमी कहता है कि ब्रिटिश पासपोर्ट तो है ना आपके पास, बस मेरी आपको एक सलाह है कि इंडिया मत जाना, वहाँ बहुत खतरा है। अभी समझ गया था कि ये सब इंडिया के अगेंस्ट इस्तेमाल होने वाले थे। इसके बाद वापस बेस पर आकर अभी इन सभी ट्रक्स की जानकारी एक पेपर पर लिख लेता है और कुछ ही देर में यहाँ पर विजय और कावेरी भी आ जाते हैं। कावेरी को देखकर यहाँ के सोल्जर उस पर बुरी नजर डाल रहे थे, लेकिन शैली उन्हें कुछ नहीं कहता। विजय से उसका फोन ले लिया जाता है। अब रात को अभी चुपके से इलेक्ट्रिक की वायर काट लेता है और अंदर एक रूम में शैली से कावेरी कहती है कि वो मुझे इस तरह से घूर घूर कर देख रहे थे और तुमने उन्हें कुछ नहीं कहा। तो शैली कहता है कि तुम मुझे एक बात बताओ कि तुम मेरे स्टडी रूम में क्या करने गई थी। अगर तुम मुझे ये नहीं बताओगी तो जो लोग तुम्हें आज घूर कर देख रहे थे वो कल तुम्हें नोचेंगे। इस पर कावेरी कहती है कि मैं ये देखने के लिए गई थी कि तुम काम क्या करते हो, क्योंकि तुमने मुझे सच कभी बताया ही नहीं। वहां पर मैंने कुछ डॉक्यूमेंट्स को देखा, लेकिन मुझे पता नहीं था कि वो सब क्या है। मेरा फोन गायब हो गया था और विजय ने मुझे वो ढूंढ कर दिया। जब मेरा फोन विजय के पास था तभी मैंने उन पिक्स को डिलीट नहीं किया था। यहाँ शैली को शक हो जाता है कि विजय ने ही कावेरी के फोन से उन फोटोज को इंडिया में भेजा होगा। इतने में यहाँ पर गार्ड्स आकर शैली को कहता है कि किसी ने वायर काट दी है। ये सुनकर शैली उस अननोन आदमी को ढूंढने को कहता है। शैली के बाहर जाते ही कैंप में कावेरी से मिलने अभी आ जाता है। वो उसे कहता है कि तुम टेंशन मत लो, मैं तुम्हें शैली के चंगुल से निकाल लूंगा। इसके बाद वो कुछ गाड़ियों के पास जाता है और वहां पर के एक मोबाइल से जो इन्फॉर्मेशन उसने पेपर पर लिखी थी उन्हें मैसेज के थ्रू लिपिका को भेज देता है। लेकिन यहाँ पर नेटवर्क नहीं था, इसीलिए वो उस मोबाइल को वहां पर ही छोड़कर चला जाता है, क्योंकि अगर कल ये गाड़ियाँ यहाँ से जाए तो नेटवर्क मिलते ही वो मैसेज दीपिका को मिल जाए। वो यहाँ से जा ही रहा था तभी वो विजय को देखता है। वो शैली को अभी के बारे में बता सकता था कि अभी क्या कर रहा है,
लेकिन उससे पहले ही अभिमन्यु विजय को पकड़ लेता है और वहां पर के गार्ड्स को कहता है कि बॉस को बुलाओ, और शैली के आने से पहले ही वो विजय को मार देता है और शैली को कहता है कि वो फैंस को काट कर भाग रहा था, मेरे पास कोई और दूसरा ऑप्शन नहीं था। यहाँ शैली को विजय की मौत का काफी अफसोस होता है और वो उसे यहाँ पर दफना कर किसी को भी इसके बारे में ना बताने को कहता है। अगले सीन में लिपिक और दानिश की इंक्वायरी हो रही थी और उनसे सवाल पर सवाल पूछे जा रहे थे, और दूसरी तरफ शैली के कैंप से गाड़ियां बाहर निकलती है। तभी उस मोबाइल से लिपिका को मैसेज चला जाता है। यहाँ लिपिका ये मैसेज दानिश को दिखाती है और ये लोग कुछ देर का ब्रेक लेते हैं, और दूसरी तरफ शैली के ट्रक्स बेस से निकलकर शिप की तरफ जा रहे थे। यहाँ पर शैली इन्हें सैटेलाइट से ट्रैक कर रहा था और उन्हें देख रहा था। दूसरी तरफ लिपिका दानिश को बताती है कि शान ने हमें शैली के हथियारों की ट्रक्स की इंफॉर्मेशन भेजी है, जल्दी से अपने अमेरिकन फ्रेंड्स को कांटेक्ट करो और यूएस आर्मी को वहां पर भेजो। दानिश यहाँ पर अमेरिकन को बताता है और वापस से दोनों मीटिंग में चले जाते हैं, और जैसे ट्रक शिपमेंट के लिए पहुंचते हैं तभी अमेरिकन आर्मी आ जाती है और आते ही सभी ट्रक्स को चेक करना शुरू कर देती है। यूएस मिलिट्री की रेड से ये सभी लोग परेशान हो जाते हैं। इधर यूएस मिलिट्री सारे ट्रक्स को चेक करती है लेकिन उन्हें कुछ नहीं मिलता, यहाँ उन्हें बस तेल मिलता है। इस बात से लिपिका और दानिश परेशान हो जाते हैं। यहाँ लिपिका को लगता है कि शायद से शान ने हमें गलत इन्फॉर्मेशन दी थी, इस वजह से वो सोच लेती है कि कल वो मित्तल को शान का नाम बता देगी। इधर अभिमन्यु समझ गया था कि शैली ने क्या गेम खेला है। उसने सारे हथियार शिप से निकाले ही नहीं थे, उसने सिर्फ उतने हथियार बेस पर लाए थे जितने की वो प्रेजेंटेशन दे सके। यहाँ पर शैली ने अपने दिमाग को काफी अच्छे से यूज किया था और उन वेपन्स की शिप इंटरनेशनल वाटर्स में थी। अगले सीन में लिपिका जैसे अपने घर में जाती है, वहाँ वो देखती है कि किसी ने उसके पति को मार मार कर अधमरा कर दिया था। उसकी हालत काफी खराब थी और पूरा घर बिखरा हुआ था। तभी उसके गले में कोई रस्सी डाल देता है और उसे मारने की कोशिश करता है, लेकिन लिपिका उस आदमी को मार देती है। बट वो इस बात से काफी परेशान थी और इधर अभिमन्यु नहीं जानता था कि वो अभी कहाँ जा रहे हैं। तभी उसे अनाउंसमेंट से पता चलता है कि ये लोग अभी ढाका शहर में जा रहे हैं। ये सुनकर वो काफी हैरान हो जाता है। अभी उन गलियों में से गुजरते हुए सफीना को याद कर रहा था। सफीना को किसी ने उसकी आंखों के सामने मार दिया था और वो उसे बचा नहीं पाया, और यहाँ शैली उसे उसी होटल में लेके जाता है जहाँ वो पहले नाइट मैनेजर हुआ करता था। और इसी के साथ ये एपिसोड यहाँ पर खत्म हो जाता है। अब एपिसोड 3 की शुरुआत में अभिमन्यु होटल में एंटर हो गया था। तभी उसे इस होटल का मैनेजर पहचान जाता है, लेकिन अभिमन्यु उसे इशारे में कुछ नहीं कहने को कहता है और फिर वो रिसेप्शन पर जाकर उसे लिपिका के नंबर पर कॉल करने को कहता है, और वो लिपिका को कहता है कि क्या मेरी सफीना से बात हो सकती है। उसे कहना कि हम सब वहीं पर है जहाँ से ये सब शुरू हुआ था। लिपिका भी समझ गई थी कि शान इस वक्त ढाका में है। तभी शैली आ जाता है और उसे फ्रेडी रहमान से मिलाता है। फ्रेडी अभी को देखते ही सोच में पड़ जाता है और उसे कहता है कि मैंने तुम्हें पहले भी कहीं तो देखा है, बट अभी उसे कहता है कि नहीं, हम पहले कभी नहीं मिले। दोस्तों, फ्रेडी रहमान ढाका में शैली का पार्टनर था। अगले दिन में लिपिका होटल में अपने हस्बैंड के साथ थी और वहां पर मित्तल भी आ जाता है। उसे लिपिका कहती है कि ये सब शैली का ही काम है। इस पर मित्तल कहता है कि आखिर तुम उसका पीछा क्यों नहीं छोड़ देती। ये सुनकर लिपिका कहती है कि एक बार बच्चों के स्पोर्ट्स डे पर शैली के आदमियों ने एक ऐसी जहरीली गैस छोड़ दी थी जिससे इन बच्चों के हाथ पांव जल गए और इनके लंग्स पर भी इस गैस ने बहुत बड़ा असर किया था। सभी को बच्चों की मौत दिखी, लेकिन वहां पर शैली भी था जिससे इसमें पैसा दिखा, प्रॉफिट दिखा। ये सुनकर मित्तल कहता है कि तुम्हारे पास 48 घंटे है और इन 48 घंटों में तुम मुझे शैली के खिलाफ एक हार्ड प्रूफ ला के दोगी, तभी हम शैली पर कोई एक्शन ले पाएंगे, वरना तुम अपने उस एजेंट का नाम बता देना। ये सुनकर दीपिका काफी खुश हो जाती है। इधर ढाका में शैली और अभी रहमान के घर पर आ जाते हैं। यहाँ शैली से मिलने वही आदमी आता है जो उस दिन दुबई में मिला था। दोस्तों, शैली ने इन लोगों को अपने हथियार बेचने का फैसला कर दिया था, लेकिन जोयू को काफी टेंशन हो रही थी क्योंकि ये लोग काफी खतरनाक लोग थे। वो आदमी शैली से कहता है कि हमने डील के आधे पैसे तुम्हारे अकाउंट में ट्रांसफर कर दिए हैं, बाकी के सामान आने पर आ जाएंगे। यहाँ पर उस स्कैनर को जिससे अभी की आंखों को स्कैन करके अकाउंट को एक्सेस किया जा सकता है, उसे शैली अपने पास रख देता है। फिर ये लोग होटल वापस आ जाते हैं। तभी फ्रेडी कहता है कि चलो पार्टी करते हैं। वहीं शैली के गार्ड्स के पास डीजे का फोन था,
जिस पर एंजेलो बार बार कॉल कर रहा था, जिसे विजय ने शान के पीछे लगाया हुआ था। अगले सीन में होटल का मैनेजर अभी से मिलता है और उसे कहता है कि आपके कुछ फ्रेंड्स मिलने आए हैं और उसे रूम का कार्ड दे देता है। उस रूम में जाकर अभी लिपिका और सारंग से मिलता है। वो लिपिका को कहता है कि शैली इंडिया के दुश्मनों को वेपन्स बेच रहा है। ये वेपन्स अभी तो ढाका में ही है और हमारे पास सिर्फ आज रात तक का समय है। अब होटल का मैनेजर रूम सर्विस के बहाने कावेरी को कहता है कि शान चाहता है कि आप उसे लॉकर का कोड दो। कावेरी हाँ बोल देती है और बहाने से कोड को देख लेती है। फिर शैली के साथ कैसीनो में आती है और गेम खेलते हुए अभी को वो कोर्स दे देती है। फिर ये कोर्स अभी लिपिका को मैसेज कर देता है और लिपिका मैनेजर से शैली के रूम का एक्सेस कार्ड लेके उसके रूम में चली जाती है। अगले सीन में फ्रेडी कैसीनो में लगातार हार रहा था। उसने काफी ज्यादा पी ली थी। वो काफी गुस्से में था, इसलिए अभी कहता है कि चलो तुम्हारे घर पर जाकर पार्टी करते हैं। घर पर जाकर भी फ्रेडी अभी से बार बार कह रहा था कि हम पहले भी कहीं तो मिले हैं। इस पर अभी कहता है कि हाँ मिले तो हैं, लेकिन कोई तो ऐसा है जिसे हम दोनों जानते हैं। उसका नाम है सफीना। ये सुनकर फ्रेडी पहचान जाता है कि ये तो इसी होटल का नाइट मैनेजर था। यहाँ फ्रेडी शान को मारने की कोशिश करता है, लेकिन शान उसे पटक देता है और पकड़कर पूछता है कि किसके कहने पर तुमने सफीना को मारा था। फ्रेडी कहता है कि शैली के कहने पर। फिर शान उसे पुल में ले जाके मारने की कोशिश करता है। तभी फ्रेडी अपनी बीवी को मदद के लिए बुलाता है, लेकिन उसकी बीवी ये सब देखकर यहाँ से चली जाती है। फिर शान फ्रेडी को पानी में डुबो डुबो कर मार देता है और उसके फोन से अभी उस लोकेशन को देख लेता है जहाँ शैली के सारे वेपन्स थे। अब अभी उस जगह पर पहुंचता है जहाँ एक पूरे गोडाउन में वेपन्स ही वेपन्स थे। हर जगह पर हथियार थे। ये देखकर अभी कुछ सोचता है। अगले सीन में शैली को दिखाया जाता है। यहाँ उसका गार्ड विजय का फोन देता है, जिस पर एंजेलो का कॉल आ रहा था। यहाँ एंजेलो बताता है कि मुझे विजय ने काम पर लगाया था और मैंने उस आदमी को पकड़ रखा है जिसने तुम्हारे बेटे को किडनैप किया था। वो आदमी कहता है कि उसने यानी शान ने हमें पैसे देकर ये सब नाटक करने को कहा था, ताकि वो तुम्हारे बीच में जगह बना सके। ये जानकर तो शैली भी एक बार के लिए सुन हो जाता है, क्योंकि उसने इससे पहले इतना जल्दी किसी पर भरोसा नहीं किया था जितना उसने शान पर किया था, लेकिन उसने धोखा दे दिया। अब यहाँ पर शैली को कावेरी पर भी शक होता है, क्योंकि कावेरी ने भी जानबूझकर उसे कहा था कि विजय के पास उसका फोन था, ताकि वो विजय को गद्दार समझे। शैली यह अपने गार्ड मधु को कहता है कि जाके मैडम की मदद करो उसकी याददाश्त वापस लाने के लिए। यहाँ पर कावेरी को काफी ज्यादा टॉर्चर किया जाता है। शैली कावेरी को कहता है कि मैं तुम्हारे मुंह से उसका नाम सुनना चाहता हूँ, और अगर तुम मुझे उसका नाम नहीं बताओगी तो मैं तुम्हारी माँ और बेटे आहन को मार दूंगा। फिर भी कावेरी कुछ नहीं कहती। तभी शैली रजा से होटल के सीसीटीवी कैमराज को चेक करने को कहता है और बोलता है कि पता करो कि अभी पूरी रात कहाँ पर था। अगली सुबह अभी शैली के पास आ जाता है, लेकिन अभी तक फ्रेडी नहीं आया था, इसलिए शैली उसे लिए बिना ही उस आदमी के साथ डील करने के लिए चला जाता है। रास्ते में रजा शैली को कॉल करके कहता है कि फ्रेडी मर गया है और होटल की फुटेज भी देख ली है। अभी होटल से 3 घंटे के लिए बाहर था, तभी इस टाइम में उसने फ्रेडी को मारा होगा। और मैंने होटल की गेस्ट लिस्ट चेक की है और मुझे 2 नाम पर डाउट है जो अभी रूम 1231 में है। शैली कहता है कि ठीक है, वहां पर नाश्ता पहुंचवा दो। यहाँ अभी को शक हो रहा था कि इन लोगों को मेरी असलियत पता चल गई है। इसके बाद ये गोडाउन पहुंचते हैं। यहाँ शैली अभी से कहता है कि मैंने मेरी इतनी बड़ी एम्पायर बनाई है, मेरे पास ऐसे ऐसे हथियार मौजूद है जिससे मैं कहीं पर भी जंग शुरू कर सकता हूँ, और तुम ये सब खत्म करना चाहते हो। इसके बाद अभी को शैली के आदमी बहुत मारते हैं। शैली उस पर काफी गुस्सा था, लेकिन उसे मार नहीं सकता था, क्योंकि अपने पैसे हासिल करने के लिए उसे अभी की जरूरत थी, क्योंकि उस बैंक का अकाउंट अभी की आंखों से ही खुल सकता था। अगले सीन में मधु कावेरी को लेकर लिपिका के रूम में चला जाता है। यहाँ वो लिपिका को बार बार यही पूछ रहा था कि दूसरा बंदा कहाँ पर है। लिपिका काफी डरी हुई थी, और इधर गोडाउन में वो आदमी भी आ जाता है। वो काफी खुश था। तभी शैली उसे हथियार देखकर बाकी के पैसे ट्रांसफर करने को कहता है। वो आदमी उन्हें पैसे तो ट्रांसफर कर देता है, लेकिन चेक करने के लिए शैली जो स्कैनर लाया था वो डमी था, क्योंकि असली स्कैनर तो लिपिका ने पहले ही निकाल दिया था और डमी स्कैनर रख दिया था। तभी अभी उस आदमी को कहता है कि यहाँ पर गोडाउन में बहुत सारे टाइम बम रखे हुए हैं जो कुछ ही देर में फट जाएंगे, इसलिए इन हथियारों को छोड़ो और अपनी जान बचाकर भागो। ये सुनकर वो आदमी शैली से कहता है कि अब मुझे मेरे सारे पैसे वापस चाहिए,
क्योंकि तुम्हारे हथियार तो अब उड़ने वाले हैं। लेकिन शैली के पास तो पैसे थे ही नहीं, सारे के सारे पैसे अभी के अकाउंट में थे। तभी वो आदमी कहता है कि जल्दी से मुझे मेरे पैसे मिल जाने चाहिए, नहीं तो तुम्हारी खैर नहीं। तभी शैली अभी को कहता है कि इस डील का 50% तुम रख लेना, जो कि $500 मिलियन है। लेकिन अभी कुछ नहीं कहता। तभी शैली कहता है कि ठीक है 80% रख लेना, बट अभी इन बम्स को डीएक्टिवेट कर दो। फिर भी अभी नहीं मानता, इसलिए शैली अभी को लेके वहां से निकलता है। तभी इस गोडाउन में बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है और शैली का सारा पैसा बर्बाद हो जाता है। यहाँ अभी शैली से कहता है कि मुझे कावेरी चाहिए, इसके बदले मैं तुम्हारे सारे पैसे दे दूंगा। ये सुनकर शैली काफी हैरान होता है और अभी को लेके अपने रूम में आ जाता है। यहाँ पर कावेरी के बजाय लिपिका बेटी थी, क्योंकि इन्होंने बड़ी ही आसानी से मधु को हैंडल कर लिया था। यहाँ लिपिका शैली को कहती है कि बहुत जल्द तुम अरेस्ट होने वाले हो। तभी शैली कहता है कि ऐसा करना तुम्हारे बस की बात नहीं है, मैं तो यूं चुटकी बजाते जेल से रिहा हो जाऊंगा। फिर वो मित्तल को कॉल करता है और यहाँ मित्तल शान की भेजी हुई वीडियो को देख रहा था। उसमें गोडाउन में पड़े एक हथियार के बॉक्स पर गुजरात इंडिया लिखा हुआ था। तभी वो कॉल पर शैली को कहता है कि मेरे आदमी आ रहे हैं, वो जल्दी तुम्हें वहां से निकाल लेंगे। और अगले सीन में मित्तल के ऑफिसर शैली को पकड़ लेते हैं। यहाँ पर शैली समझ जाता है कि मित्तल ने उसे धोखा दिया है। बाहर जाते ही शैली शान से कहता है कि तुम पागल हो, तुम चाहते तो मेरा सारा पैसा तुम्हारा हो सकता था। इस पर शान कहता है कि तुम अभी तक कुछ समझे नहीं शैली, अगर मैं हाँ भी कर देता तो भी तुम्हारा सूट मुझे कभी फिट नहीं होता। शैली कहता है कि देखता हूँ तुम्हें कुछ ही दिनों में। यहाँ जेवी को भी अरेस्ट कर लिया गया था और यहाँ शैली भी काफी रिलैक्स था, क्योंकि वो सोच रहा था कि मैं जेल से जल्दी छूट जाऊंगा। लेकिन तभी यहाँ पर उस आदमी के कुछ गुंडे आकर पुलिस को हटा देते हैं और शैली को अपनी कैद में रख लेते हैं। ये देखकर शैली चिल्ला चिल्ला कर कहता है कि मुझे छोड़ दो, मुझे जाने दो, मुझे कहाँ लेके जा रहे हो। और इस सस्पेंस के साथ ये एपिसोड और ये सीरीज यहाँ पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों ये था द नाइट मैनेजर सीजन 1 का पार्ट दूसरा। आपको द नाइट मैनेजर सीरीज कैसी लगी आप हमें कमेंट कर बताइए। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं आप सभी से आपके अपने चैनल पर किसी और वीडियो में। टिल देन टेक केयर। रावण की लंका जलाने के लिए आग तो लगानी पड़ेगी, पर कहीं उस आग में मैं खुद ही ना जल जाऊं।